होते हैं नाइपर्स, 3 हमारे नए नेशनल इंस्टीट्यूट्स बनेंगे, 7 हमारे जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी हम अपग्रेडेशन करेंगे और 1000 सेंटर्स क्लिनिकल ट्रायल साइट्स जो हैं वो भी स्थापित करी जाएंगी ताकि एक पूरा का पूरा नेटवर्क बने जिसमें बायो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए चाहे वो रिसर्च का काम है, चाहे उनकी नई नई खोज करने का काम है, डेवलपमेंट करने का काम है, प्रोडक्शन का काम है, हर क्षेत्र में सरकार उसकी चिंता करते हुए हम एक जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के तौर पर पहले भी भारत काफी बड़ी मात्रा में दवाइयां बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसमें और नई रिसर्च हो और उस पर भी जो है भारत सरकार अब काम करेगी। फिर हम बात करेंगे ऑरेंज इकोनॉमी की। आप सबको पता है कि मोबाइल जो है आज किस तरीके से हर हाथ में मोबाइल है और बड़ी संख्या में लोग आज मोबाइल पर रहते हैं, तो चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे वो आपकी कॉमिक्स हो, चाहे आपकी छोटी छोटी फिल्म्स हो, वो सारा का सारा एवीजीसी का जो कंटेंट है वो काफी हद तक मोबाइल पर आ रहा है। तो इस सारे कंटेंट को क्रिएट करने में, उसको बाजार देने के लिए हम पहले अपने युवाओं को ट्रेन करेंगे और उन युवाओं को ट्रेन करने के लिए कि हमारे इस काम में 2 मिलियन प्रोफेशनल्स आए, इस काम के लिए हम 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजेस में ऐसी लैब्स बनाएंगे जिसमें हमारा एवीजीसी का कंटेंट जो है वो क्रिएट हो सके, वो उसके बारे में ट्रेन हो सके और उनको भी एक वैश्विक बाजार मिले। और उसके बाद हमने देखा कि कंटेनर्स हमें काफी हद तक इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो कंटेनर्स जो है वो भारत में ही बने क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बाजार है। तो उसमें भी डेवलपिंग इंडिया एज लॉजिस्टिक हब 10,000 करोड़ जो है भारत सरकार इसमें भी जो है वो निवेश करने वाली है। फिर मैं खुद भी एक डॉक्टर हूं, तो आज अगर हम मेडिकल टूरिज्म की बात करें तो जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमने मेडिकल के क्षेत्र में एक अलग तरीके की उन्नति देखी है। तो लो कॉस्ट इफेक्टिव, आज भी भारत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये एक ऐसा देश है जहां पर कॉस्ट भी कम है और बहुत अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं हम दे रहे हैं, लेकिन इसमें और अच्छे से काम हो सके और पूरे के पूरे विश्व को जो है वो भारत की तरफ देखे मेडिकल टूरिज्म के लिए, तो इसमें हम 3 जो है एम्स जो आयुर्वेदिक संस्थान होंगे, क्योंकि आज भारत पूरे के पूरे विश्व को योग गुरु बनकर पूरे के पूरे विश्व को योग जो है वो भारत ने सिखाया। तो आज हम क्योर की बजाय प्रिवेंशन पे कैसे ध्यान दे सकते हैं, वो केवल और केवल आयुर्वेद और योग से हो सकता है। तो ऐसे जब हमारे संस्थान बनेंगे तो आयुर्वेद को और योग को बढ़ावा मिलेगा, तो हम पूरे के पूरा विश्व जो है कंप्लीट सॉल्यूशन टू द हेल्थ वो भारत की तरफ देखेगा। तो उसके क्षेत्र में भी हम काम जो है वो करने वाले हैं और साथ ही साथ झारखंड में हम मेडिकल जो है मेंटल हेल्थ उसका इंस्टीट्यूट बनेगा, ताकि हम अगर हेल्थ को देखें तो एक इंटीग्रल हेल्थ पूरा का पूरा, जिसमें हमारा मेंटल भी चेकअप हो, फिजिकल भी हो, हर तरीके के चीज को हम छू सकें। तो मेडिकल हब के क्षेत्र में हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। उसके बाद आज हम संस्कृति, आज अगर हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं तो संस्कृति भी हमारी कहीं पीछे ना छूटे, तो वो संस्कृति हमारी जिंदा रहे और हम अपनी संस्कृति से, अपनी जड़ों से जुड़े रहें। तो 5 जो है वो बुद्धिस्ट टूरिज्म सर्किट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ ही साथ हमारी 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हमारी आइकॉनिक आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, उन साइट्स को चाहे प्रिजर्व करने का काम हो, चाहे उनको वैश्विक टूरिज्म के लिए बढ़ावा देने का काम हो, उसको भी भारत सरकार करेगी। और हमारे लिए ये भी बहुत हर्ष का विषय है कि हरियाणा से राखीगढ़ी उन 15 आइकॉनिक टूरिज्म की जो साइट्स हैं उसमें से एक साइट है और साथ ही साथ युवाओं के लिए नया काम इसमें खुलेगा। हम 10,000 गाइड्स को इन 15 आइकॉनिक साइट्स के लिए हम उनको ट्रेन करेंगे, उनकी अपग्रेडेशन होगी ताकि 10,000 पढ़े लिखे गाइड
जिनको उन टूरिस्ट साइट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, जो विदेशी आए तो वो उनसे प्रभावित होके जाए, तो ऐसे 10,000 गाइड्स को जो है हम ट्रेनिंग देंगे। डॉक्टर साहब, ये 4 बजट काफी अच्छा है। 50,000 लाख करोड़ से ज्यादा का जो बजट है, क्योंकि 53,000 का बार बढ़ा दिया है, तो काफी बजट में चीजें हैं। लेकिन हरियाणा के लिए क्या कुछ दिया? हरियाणा के लिए क्या? आप ये बताओ, मैम बजट तो सुन लिया, अगर 1.5 से 2 घंटा चला है कुछ विस्तार से दे दिया है। ये वित्त मंत्री जी ने सारा सर सुन लिया, खासतौर पर बजट में हरियाणा को क्या मिला? बस ठीक है। मैं तो सिर्फ 2 मिनट में कंप्लीट कर लूँ, मैं सिर्फ 2 मिनट कंप्लीट करके फिर हम हरियाणा के बारे में चर्चा करेंगे। मैं 2 मिनट कंप्लीट करूँ, मेरे को पता है आपके सारे सवालों है, लेकिन मैं 2 मिनट कंप्लीट करके आपके सारे सवालों पर फिर जो सबसे बड़ा एक इसमें रिफॉर्म आया है वो है डाटा के लिए। मैंने पहले बताया कि हम 2047 को टारगेट करके आज भारत जो है वो काम कर रहा है। डाटा की जब हम बात करते हैं कि आज जो है युद्ध उपकरणों से तो लड़ाई एक तरीके से होती है, लेकिन डाटा एक बहुत बड़ा वेपन है। और जिस तरीके से केवल विदेशी कंपनियां जो है, चाहे वो अमेज़न है, चाहे गूगल है, चाहे मेटा है, वो सारे के सारे विश्व का डाटा हैंडल कर रहा है। और सबसे बड़ा डाटा जो है आज भारत का है, 140 करोड़ की हमारी आबादी है। उस डाटा के लिए आज हमने क्या किया है कि पूरे के पूरे 2047 तक हमने टैक्स हॉलिडे दे दी कि आप बाहर से आओ, भारत में निवेश करो, और साथ ही साथ भारतीय कंपनियां भी उसमें प्रोग्रेस करें। हमारा डाटा बैंक अपने खुद के डाटा बैंक हो, ताकि हम किसी ना किसी विदेशी ताकतों के हाथ ना कभी हम विदेशी ताकतें हमारे साथ खेल सके और ना ही हमारे डाटा की चोरी हो सके। तो ये भी एक लॉन्ग टर्म विजन है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है सरकार ने कदम उठाया है। फिर हमने एक जो किसानों के लिए किया कि भारत विस्तार पोर्टल, मैं शॉर्ट में करूंगी क्योंकि फिर आपके सवालों के जवाब देने हैं। एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, 1 लाख एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हमारे रहेंगे। 20 न्यू नेशनल वाटरवेज जो है अगले 20 साल में बनने वाले हैं, और 20 फेमस पर्यटन स्थल हम डेवलप करने वाले हैं। और उसके बाद टायर 2, टायर 3 सिटीज में 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आने वाली है। और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप कि आज हम केवल 3% अपनी लाइट का जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि एक सेफ एनर्जी मानी जाती है, ग्रीन एनर्जी मानी जाती है, आज हम केवल 3% अपनी जो लाइट है वो न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा कर पा रहे हैं। तो न्यूक्लियर जितना भी सामान, न्यूक्लियर जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स लगेंगे, उस पे भी हमने 2037 तक उसको ड्यूटी फ्री कर दिया, जितना भी सामान आएगा, ताकि 2047 तक हम 100 गीगावाट जो है, आज जैसे हमारी भारत की रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 230 गीगावाट है, तो 2047 तक 100 गीगावाट हम न्यूक्लियर एनर्जी के माध्यम से भारत की जो जरूरतें हैं, चाहे वो डाटा प्रोवाइड करने के लिए है, चाहे एनर्जी की। तो इसके बाद मैं इसको शॉर्टकट करके, मैं आपने जो जो बातें हरियाणा के लिए करनी है, तो मैं हरियाणा पे आती हूँ। सबसे पहली बात जो हरियाणा के लिए हम बात करते हैं, सबसे पहली बात, हरियाणा में हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो हमने जो किसानों के लिए जो भारत विस्तार योजना जो हम लेकर आए हैं, उसके माध्यम से आज भारत का किसान, अगर हम बात करें तो हरियाणा में हम केवल गेहूं और चावल के ऊपर हमारी कृषि आधारित है। तो जो ये हमारा नया प्लेटफॉर्म आया है, इस प्लेटफॉर्म को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इनकॉर्पोरेट करके हर किसान को उसकी खुद की लैंग्वेज में, चाहे वो हिंदी समझता है, चाहे वो हरियाणवी समझता है, जो भी भाषा वो समझता है, उसको आज केवल कुदरत के ऊपर भरोसा ना रख के कि जी उसको पहले से पता हो कि आगे मौसम कैसा रहेगा, उसको पता हो कि इस मिट्टी में बेस्ट उपज किस चीज की हो सकती है, कैसे मेरी कृषि आगे बढ़ सकती है, और मैं कैसे कम लागत में अपनी, चाहे आज छोटा किसान ज्यादा है क्योंकि डिवीजन हो गया जमीनों का, तो कम जमीन में मैं कैसे अपनी पैदावार बढ़ा सकता हूँ। एक है कि इस योजना के तहत हमारे किसान जो है वो बहुत सशक्त होंगे। दूसरी बात, हरियाणा के किसानों को भी 6,000 रुपए प्रति वर्ष जो हमने कॉन्टिन्यूएशन रखी है प्रोजेक्ट की, वो हरियाणा में भी आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं महिलाओं की।
अगर आज पहले किसानों की कर लेते हैं। ना कोई खाद पे राहत दी है, ना कोई बीज पे राहत दी है किसानों को, और ना ही कोई सिंचाई के या जो कृषि के यंत्र हैं उन पर कोई ऐसी सब्सिडी जो कृषि के यंत्र 7,000 करोड़ का जो बजट है वो उल्टा घटा है। ठीक है, विपक्ष का ये आरोप है कृषि का बजट वैसे तो कृषि पर पूरा देश आधारित है, लेकिन जिस तरह से बजट घटाया गया है उससे किसानों पर दोहरी मार पड़ेगी। देखिए, पहली बार एक ऐसा बजट आया है जिसमें शॉर्ट टर्म कोई भी गेन नहीं है। पहली बार ऐसा बजट आया है जिसमें भारत लंबे समय तक इस वैश्विक मानचित्र पे सस्टेनेबिलिटी को, हमारा फिस्कल डेफिसिट ना बढ़े, हमारी जीडीपी ऐसे ही बढ़ती रहे। एक ऐसा बजट पहली बार आया है जिसमें हम नहीं तो देखते थे इस चीज का रेट बढ़ गया, इस चीज का रेट घट गया है। पहली बार एक ऐसा बजट आया है जो दूरदर्शिता का परिणाम देता है। और जहां तक आप कृषि संयंत्रों की बात करते हो, पहले ही हरियाणा सरकार कृषि संयंत्रों पर, चाहे वो पॉलीथीन फार्मिंग है, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन के सामान है, सारे के सारे सामानों पर पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी मिल रही है। दूसरी बात, जो हमारा ये प्लेटफॉर्म आया है, इसमें ना केवल किसानों का एआई के साथ टाई अप रहेगा, दूसरी बात जो कृषि के संयंत्र, कोई भी सामान जो हम बाहर से खरीदते थे और ज्यादा पैसे का खरीदते थे, वो सारे के सारे संयंत्र अब भारत में बनेंगे और कम रेट में किसानों को उपलब्ध होंगे। हर एक क्षेत्र में जब भारत तरक्की करेगा तो किसान भी तरक्की करेगा। जो बीज की बात आप कर रहे हो, बीज पे भी हरियाणा सरकार पहले से ही सब्सिडी दे रही है। और दूसरी बात जो आप खाद की बात बजट कर रहे हो, घटा के बजट में क्या दिया है ना, बजट की बात कर रहे हैं, पहले से दे रही है, लेकिन बजट में क्या दिया किसानों को, उल्टा घटाया बजट को 6,000 करोड़ रुपए, जो 6,000 रुपए हैं हर किसान को, वो लगातार जैसे पहले मिल रहे थे वो वैसे ही मिल रहे हैं। आप अल्टीमेटली जब सारी चीजें देखोगे तो वो आपको पता चलेगा कि किसानों को किसी भी क्षेत्र में पीछे रहने नहीं दिया जाएगा। सर हम ये बात नहीं करें यूरिया पे सब्सिडी सर, अब बात समझे, आज यूरिया पे और यूरिया पे जो भी खाद, जो भी अगर वैश्विक स्तर पर अगर कोई भी रेट बढ़ता है, कोई भी रेट बढ़ता है अगर यूरिया पे, तो उसका जो रेट है वो सरकार पे बढ़ता है। किसानों को जो सब्सिडी आती है वो सेम सब्सिडी आ रही है। और किसानों का जो किसान क्रेडिट लोन है उसकी भी वो जो है वो बढ़ा दी गई है। वो मेरे ख्याल से 3 लाख से 5 लाख रुपए, 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दिए कि किसान जो है किसान क्रेडिट कार्ड पे 5 लाख रुपए तक अब लोन ले सकता है। ये बीजेपी बिल्कुल कह रही है, भूपेंद्र हुड्डा भी ये कह रहा है कि खोखला बजट है, इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि 9 साल से जो बजट पेश करती जा रही है कुछ भी नहीं है। जब कोई बजट, ऐसा बजट पेश किया जाता है कि 10 चीजों का रेट बढ़ गया है, 10 चीजों का रेट घट गया है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक देखोगे कि यहीं का सामान बनेगा, यहाँ पर किसानों के लिए, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के लिए हम क्या लेकर आ रहे हैं, शी मार्ट लेकर आ रहे हैं, उनको किसानों के साथ जोड़ देंगे शी मार्ट्स को। हमारी महिला भी बहुत सारी उद्यमी और किसान है। इन शी मार्ट के माध्यम से हम आज किसानों को एक बाजार उपलब्ध कराएंगे कि वो जो भी पैदा करेंगे और जो भी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों के साथ बनाएंगे, उनको हर जिले में वो शी मार्ट के माध्यम से अपने जो उत्पाद है उसके लिए घरेलू एज वेल एज अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है वो उपलब्ध होगा। फिर हरियाणा जो है खिलाड़ियों की धरती है, खिलाड़ियों के जो है उपकरण वो भी सारे के सारे सस्ते हो रहे हैं, क्योंकि अब आज हम खिलाड़ियों के लिए भी नई नई योजनाएं, इसमें भी खेलो इंडिया के तहत खिलाड़ियों के लिए नई योजनाएं लेकर आए हैं। फिर हरियाणा में जो कैंसर के जो मरीज हैं वो तो पूरे भारत के लिए ही है। 17 जो जरूरी कैंसर की मेडिसिन थी, उन सारी मेडिसिन के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी एक तो घटा दी गई है। सारी की सारी कैंसर की जो मेडिसिन है वो सस्ती होंगी, इलाज जो है वो सस्ता होगा। और साथ ही साथ जो हमारे 800 गर्ल्स हॉस्टल बनने वाले हैं, हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनने वाला है, तो उसके माध्यम से, और स्टेम जो हम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग जो हम लेकर आए हैं, स्टेम के माध्यम से लड़कियों की जो एजुकेशन है उसको हम स्टेम के साथ जोड़ेंगे, ताकि लड़कियां स्टेम के साथ काम करते करते जब वो ग्रेजुएशन करके निकलेंगी तो उनके हाथ में कोई ना कोई ऐसा हुनर होगा जिससे उनको तुरंत रोजगार के साधन मिलेंगे। तो हरियाणा में भी अगर हम देखेंगे शी मार्ट के माध्यम से जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें
जो हमारी ड्रोन दीदीज हैं, जो हमारी लखपति दीदी हैं, वो आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इनको भी हम स्टेम के माध्यम से साइंस की एजुकेशन भी कहीं ना कहीं हम देने में अब कामयाब होंगे। तो महंगाई की बात में 2 सवाल, लेकिन महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है, उस पे कंट्रोल। इसमें 2 सवाल हैं। आपने कहा कि जो दवाइयां हैं वो सस्ती है दवाइयां, लेकिन हरियाणा में पहले कांग्रेस सरकार में तो पहले फ्री मिलती थी, कैंसर की दवाइयां। कैंसर की दवाइयां मुझे कोई एक मिनट, ये जो बोल रहे हैं कैंसर की कोई भी दवाइयां हरियाणा सरकार में कब कौन से सिविल हॉस्पिटल में उपलब्ध थी? मैं खुद डॉक्टर हूँ, आप मुझे एक डॉक्यूमेंट लाके दिखा दो, आप जो कहोगे मैं कर दूंगी। दवाई तो एक जना एक में बात करेगा। 2000 आप मुझे एक डॉक्यूमेंट किसी भी सिविल हॉस्पिटल हरियाणा का, 22 जिले आज हैं, किस सिविल हॉस्पिटल हरियाणा में कौन सी कैंसर की मेडिसिन मरीजों को फ्री मिलती थी? एक डॉक्यूमेंट आपको मेरे को लाके दिखा दो, आप जो कहोगे मैं कर दूंगी। किसी भी सिविल हॉस्पिटल में कोई भी कैंसर की मेडिसिन फ्री नहीं मिलती। आज भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान भारत लेकर आई तो 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है, चाहे वो कैंसर की मेडिसिन से, जो कोई भी मेडिसिन है, वो अब मिलनी शुरू हुई। हुड्डा साहब को खोखले दावे करने के अलावा, मैं कहती हूँ कभी विपक्ष में आप विपक्ष नेता प्रतिपक्ष हो तो कभी कोई सकारात्मक बात, कोई ऐसी बात जिसका कोई वो बेस हो, वो बात करनी चाहिए। आप एक डॉक्यूमेंट ला दो कि हरियाणा के, मैं रोहतक हुड्डा साहब ने केवल रोहतक की डेवलपमेंट करी ना, पूरे हरियाणा को छोड़ के। आप रोहतक के सिविल हॉस्पिटल का एक डॉक्यूमेंट ला दो कि ये कैंसर की दवाई और इस पेशेंट को इस दिन फ्री दी गई। एक भी कैंसर की दवाई किसी भी यहाँ पर, और रोहतक मेडिकल कॉलेज भी हुड्डा साहब के समय रहा, तो आप एक डॉक्यूमेंट लाके एक पेशेंट का दिखा दो कि इस मरीज को ये कैंसर की दवाई मुफ्त में। पीजीआई के अंदर तो दवाई मिलती नहीं है, कहीं जाते हैं तो सारी दवाइयां बाहर से आती है। महंगाई इतनी बढ़ गई है, आम आदमी का रहना ही बड़ा मुश्किल। छोटे से छोटा इंजेक्शन ये कहा गया कि बजट जो है बड़े आदमियों के लिए है, छोटों के लिए नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के लिए है। बजट जो है, अगर आप बजट को बारीकी से देखोगे तो इसमें बड़े आदमियों के लिए नहीं, ये भारत की गरीब जनता के लिए बजट जो है उसको फोकस करा गया है। चाहे हमारा खिलाड़ी हो, चाहे हमारा युवा हो, कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले। हुड्डा साहब की सरकार थी, केवल और केवल आप या तो अपना किला बेच दो, या अपना घर बेच दो, या अपनी माँ के जेवर बेच दो, तब जाके थोड़े से लोगों को नौकरी मिलती थी, या फिर वो जो नेताओं के आसपास घूमता था। आज हरियाणा में हमने 10 साल में 1 लाख नौकरी दी, लेकिन वो जो 1 लाख नौकरी दी युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के दी। लेकिन भारत एक युवा देश है। आज अगर हम बात करें तो 35 साल तक के यहाँ पर 65 करोड़ लोग हैं। तो ये आप सबको भी पता है और मुझे भी पता है कि सरकार इतनी नौकरियां पैदा नहीं कर सकती कि हम एक युवा को नौकरी दे सके। डॉक्टर साहब, हम बजट की बजट से बात कर रहे हैं, नौकरियों से बात सिर्फ एक 50 रुपए का सिलेंडर जो कम करने से बजट पे थोड़ी राज्यों में पहले भी 2000 करोड़ निर्मला सीतारमन जी ने एमएसएमई के माध्यम से छोटे छोटे रोजगार, छोटी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री खड़ी हो अपने पैरों पर, लोग खुद अपना रोजगार सृजन कर सके और लोगों को रोजगार देने वाले बने। पहले भी 2000 करोड़ रुपए एमएसएमई में आ चुके हैं और आगे एमएसएमई में फिर से 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो सरकार पहले गरीब के लिए, किसान के लिए, युवा के लिए, खिलाड़ी के लिए, महिला के लिए जो काम कर रही थी, उन सभी कामों को रोका नहीं गया, उन सभी कामों को आगे बढ़ाते हुए। अच्छा, आम लोगों की बात करें तो एक घरेलू सिलेंडर पर 50 रुपए की छूट है, इसके अलावा पेट्रोल यूं का यूं, डीजल यूं का यूं, महंगाई पर कहाँ पर 50 रुपए बढ़ाए गए, घरेलू पे है, उसके अलावा कॉमर्शियल पे बढ़ाए। जो आज हमारे बीपीएल परिवार हैं, उन पे हमारे मुख्यमंत्री जी पहले ही उनको 500 रुपए का सिलेंडर हमारे हरियाणा सरकार नहीं, उसके अलावा क्या है, उनको सरकार 500 रुपए का सिलेंडर हरियाणा सरकार दे रही है। लेकिन नए बजट में हरियाणा को वर्तमान में क्या मिला? करोड़ लोगों को 5 किलो जो राशन है, मुफ्त राशन, वो भी इस बजट में हमने कंटिन्यू किया गया है, उसको हमने खत्म नहीं किया। वो तो गरीबी के साथ है ना। उससे क्या विकसित भारत बन जाएगा? जो 80 करोड़ राशन देने से विकसित भारत हो जाएगा। एक
80 करोड़ लोगों को जो आप राशन दे रहे हो उससे क्या विकसित भारत बन जाएगा? विकसित भारत की जो हम बात करते हैं, पहले जो हमारा ग्रामीण अंचल था उसमें जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारे लोग थे वो 25% थे। आज बीपीएल जो पहले हमारे 25% से ज्यादा लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में थे, ग्रामीण अंचल में वो जो गरीबी है वो घट के केवल 5% आज हमारी बची है। और जो आप इन्फ्लेशन की बात करते हो, अगर आप वैश्विक पटल पर जाओगे तो जो वैश्विक पटल पर इन्फ्लेशन है उसके मुकाबले में आज जो वैश्विक इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके मुकाबले में अगर आज आप भारत को देखोगे तो भारत की जीडीपी आज हमने 6.8 से 7.2 तक लेकर गए हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो अनुमानित 8% है, लेकिन सरकार ने उसको कम, फिर भी कम आका है। उसने कहा है कि हम 6.8 से 7.2% तक हम लेकर इसको जाएंगे। और जो आप बात कर रहे हो गरीबी कम करने की, 25% से 5% पहले आई है, लेकिन आज हम जितना बड़ा बाजार खड़ा कर रहे हैं कि हर महिला के घर में लक्ष्मी आए, जो हमारी 10 करोड़ से ज्यादा बहनें आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर घर में रोजगार खड़ा कर रही हैं, तो जब हर बहन के पास गांव में रोजगार होगा तो मैं ये मानती हूँ कि गरीबी अपने आप खत्म होगी, क्योंकि ये बहनें अपने पैरों पर खड़ी होंगी। एमएसएमई का माध्यम हो, चाहे आज हमारे 10,000 गाइड लेकर आने हो, हम 1.5 लाख से ज्यादा एलाइड प्रोफेशनल्स, चाहे वो हमारे रेडियोग्राफर्स हैं, चाहे हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, उनको आज हम ट्रेन करने के लिए अलग अलग जगह पर कौशल विकास केंद्र लेकर आएंगे, ताकि ये 1.5 लाख युवा मेडिकल टूल खाएं। हर क्षेत्र में लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा, हर क्षेत्र में लोगों को साथ लेकर, अगर कोई भी इस बजट को देखेगा तो पहले के बजट कैसे होते थे, ये 10 चीजें सस्ती हो गई, 10 चीजें महंगी हो गई, लेकिन ये बजट भारत की सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, कि चाहे विश्व में कोई भी क्राइसिस आए भारत अपने पैरों पर खड़ा रहे, इसकी चिंता करते हुए ये बजट जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी। मैम आप खिलाड़ियों की बात करते हो, मैम आप खिलाड़ियों की बात करते हो, स्टेडियम आप खिलाड़ियों की बात की, ठीक है, तो मैं जवाब दे, मैम आप खिलाड़ियों की बात करते हो, नहीं एक पूछेंगे, दीजिए। आपने क्या पूछा? आपने बोला कि टैक्स में पिछली बार ही 12 लाख रुपए तक का टैक्स जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फ्री किया है, जिसमें जो एम्प्लॉइज है उनका शायद 12.75 है, और जो आम आदमी है तो टैक्स में बहुत अच्छी रिबेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पहले ही दे चुकी है, जिसमें ज्यादातर एम्प्लॉइज टैक्स स्लैब से अब बाहर है। मैम आप खिलाड़ियों की बात करते हो, एक मिनट दो जाओ सर, एक लास्ट क्वेश्चन मैम, एक आखिरी सवाल है, ठीक है, एक आप खिलाड़ियों की बात करते हो, आपके प्रदेश कार्यालय के बराबर में ही राजीव गांधी स्टेडियम, आप एक बार विजिट कीजिए, उसके हालात देखिए, 10 सालों में आपकी सरकार ने उसके लिए क्या किया। सिर्फ एक सवाल, खिलाड़ियों की मौत भी हो चुकी है, एक मिनट जी, इंडिया के भारत के बजट की बात कर रहे हो या रोहतक की समस्या के बारे में बात कर रहे हो? नहीं, पहले आप भी तो क्लियर हो, आपने खिलाड़ियों की बात की, आपने खिलाड़ियों की बात की, 15 करोड़ रुपए उसके लिए 15 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन हो चुके हैं, और हरियाणा के हर गांव में व्यायामशाला बनाने की अगर चिंता करी है तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे करंट में मुख्यमंत्री हर गांव में व्यायामशाला, ताकि वहां पर लोग योग करें, खिलाड़ी आकर वहां पर खेलें, और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो है गौरव गौतम जी लगातार खिलाड़ी किस तरह से आगे बढ़े उसकी चिंता जो है, चाहे वो हरियाणा की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। अच्छा, एक सवाल है कि टैक्स की आप बात कर रहे हैं, विकसित भारत टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं, विदेश से जो सामान आएगा उस पर टैक्स कम होगा, बजट में ऑलरेडी है, तो एक तरफ तो विकसित भारत की बात करते हैं, स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं, दूसरी बाहर से इंपोर्ट होगी जो चीजें उन पर टैक्स कम करने की बात करें, इससे क्या बढ़ावा बाहर की इंपोर्ट चीजों को मिलेगा? क्या ये स्टैंड तो ले बीजेपी की भी हम बढ़ावा अपने यहाँ देते हैं या बाहर वाली चीजों? अब आप ये मुझे बताओ कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स स्थापित करने के लिए जो सामान हमें चाहिए, अगर वो सामान हम कम ड्यूटी करके नहीं लाएंगे तो क्या भारत हमेशा ही बाहर से सामान लेता रहेगा? तो जब 2037 तक उनको ड्यूटी फ्री कर दी
तो जब यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग जाएंगे और 100 गीगावाट की एनर्जी हम खुद बनाने लगेंगे, तो क्या भारत सक्षम नहीं होगा? आज हमने डाटा कंपनियों को बोला है कि आपको हम टैक्स हॉलिडे देंगे, लेकिन आप भारत में आओ और इन्वेस्ट करो। तो क्या हम विदेशी ताकतों के हाथ में पूरी उम्र ऐसे ही खेलते रहेंगे कि वो लोग आए हमारा डाटा चोरी करके चले जाएं? आज हम पूरी तरीके से अमेज़न पे, गूगल पर, मेटा पर निर्भर है डाटा के लिए। तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि विदेशी भारत में आए और हमारे ब्रेन ड्रेन खत्म हो, हमारे युवाओं के साथ, हमारे उद्यमियों के साथ यहाँ पे डाटा सेंटर लगे और भारत परमानेंटली अपने पैरों पर खड़ा हो? ये जो सोच थी कांग्रेसियों की, जिन्होंने आज तक भारत को बढ़ने नहीं दिया कि हम हमेशा भारत बाहर से सामान लेता रहे, आज हम कुछ चीजों पर ड्यूटी अगर खत्म कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से खत्म कर रहे हैं कि भारत सस्टेनेबल जिसमें ग्रोथ हो और हम अपने पैरों पर परमानेंटली खत्म हो जाए, परमानेंटली खड़े हो जाए, विकसित भारत 2047 तक बने। इसलिए जो ड्यूटीज में छूट दी है वो टेम्परेरी दी है, वो परमानेंट छूट नहीं रहेंगी। लेकिन जब हम जिस क्षेत्र में खड़े हो जाएंगे, वहां की आज हम लिथियम पर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में, सभी चीजों पर विदेशों पर निर्भर है, लेकिन उन चीजों की फैक्ट्रियां भारत में हमेशा लगे, उस चीज के लिए तो हमें कहीं ना कहीं छूट देनी ही पड़ेगी। और आज हम रक्षा उपकरणों की बात अगर हम करें, कांग्रेस का इतने लंबे समय तक कार्यकाल रहा और हम हमेशा डिफेंस के मामले में इंपोर्टर ही रहे। ठीक है। आज डिफेंस को अगर एक्सपोर्ट करने की बात आई तो वो किसने चिंता करी? वो केवल और केवल मोदी जी के इस सपने से, मेक इन इंडिया से हम उस सपने को पूरा